नजदीक आते हुए बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। मैं लगातार आपको उसी क्रम में कुछ ना कुछ नया देता रहता हूं। हर वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, अब बारी है हर चैप्टर से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आखिर कैसे होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 4 चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 2 चैप्टर से क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। एक होता है राष्ट्रीय आय, दूसरा होता है आय और रोजगार के निर्धारण। इन 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय से भी आपका एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है और लास्ट में आपसे जो है व्यापार संतुलन से रिलेटेड छोटे छोटे 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तो चलिए सॉल्व करके मैं बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है, ये क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम से होने वाला है, जहां पूछा जाता है बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि की निवल मूल्य वृद्धि दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब यहां पर आपको निकालना है NVA-MP, जिसको शॉर्टकट में हम NDP-MP के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जब भी NVA मूल्य वृद्धि की बात होती है, इसका मतलब ये मूल्य वृद्धि विधि है। और मूल्य वृद्धि विधि में याद रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले GDP या GVA-MP कैलकुलेट होता है। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा कि इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इस फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास गिवन है, आउटपुट सोल्ड है, प्रति इकाई कीमत दे रखा है। इन दोनों से निकाल के हम सेल वैल्यू निकाल लेंगे। अंतिम स्टॉक है, आरंभिक है, यहां से हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। ये हो गया जीएसटी, सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हो गया मध्यवर्ती लागत। ठीक है, अब हमसे निकालने के लिए कहा गया निवल मूल्य वृद्धि। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि, इसका मतलब ये हो गया GVA-MP, इसको हम GDP-MP भी कह सकते हैं। और कैलकुलेट करने से पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहला है आउटपुट सोल्ड, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्टॉक में परिवर्तन, और इसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा हुआ है। अब सेल्स कितना आइटम बेचा, प्रति इकाई कीमत 900 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गया 940। चेंजिंग स्टॉक अंतिम माइनस ओपनिंग, तो ये हो गया 1000। ये हो गया 1000 माइनस कितना दे रखा है ये प्रारंभिक स्टॉक 800। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि ये वाला 20,000। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, तो ये हो गया 9×4 36,000 प्लस 200 माइनस 20,000। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 36,200 माइनस 20,000, तो कितना आ गया 20 से माइनस कर देंगे 16,200। ये आ गया हमारा GDP-MP। बट हमसे पूछा गया निवल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर, इसका मतलब होता है यहाँ पर पूछा गया NVA-MP। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हो गया GVA-MP। अंतर क्या है, G और N का है, तो G से N लाने के लिए हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू को। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये हो गया 16,200, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 700। तो 700 को माइनस कर देंगे, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, इधर बचेगा 5, एक ही हो गया 15,500। और उधर करोड़ लगा हुआ, तो यहाँ भी करोड़ जरूर लिख देना आप लोग, करोड़ यहाँ पर भी लिखेंगे करोड़। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से 3 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेप्स याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेट करने मत जाइए। अगर आपको अच्छे से आता है परफेक्ट है तो सही है, अदरवाइज इस तरह से सबसे बेस, उसके बाद जो पूछा गया उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, इसकी शॉट लेते रहिएगा तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पास, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। कौन सी विधि पता नहीं,
क्वेश्चन में बहुत ही कम लिखा रहता है कि इस विधि से राष्ट्रीय आय की, क्योंकि 3 विधियां हैं, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। अब यहाँ पर कोई विधि नहीं है तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा आइटम्स क्या क्या दे रखा है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, लाभ, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर। मतलब हमारे पास निजी अंतिम उपभोग व्यय विधि के सारे आइटम्स दे रखे हैं। मतलब यहाँ पर व्यय विधि है और व्यय विधि से राष्ट्रीय निकालने के लिए सबसे पहले कुल व्यय निकाला जाता है, यानी कि हमें सबसे पहले निकालना है जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी निकालने के लिए जितने भी व्यय है सबको आपस में जोड़ दो। कौन कौन सा व्यय है? सबसे पहले 1 नंबर निजी अंतिम उपभोग व्यय, फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय तीसरा वाला, ठीक है, फिर हो गया हमारे पास सकल घरेलू पूंजी निर्माण 5वां वाला, ठीक है, 3 आइटम आ गया। एक आइटम होगा शुद्ध निर्यात, देखिए कहां पर दे रखा है, शुद्ध निर्यात की जगह शुद्ध आयात दे रखा है, शुद्ध आयात दे रखा है, ये माइनस का होता है, मतलब इसको प्लस करने की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे शुद्ध आयात, यानी कि पॉइंट नंबर 9, ठीक है। चारों आइटम आ गए, अब कुछ उसमें बचा हुआ नहीं है, आपके सारों की वैल्यू रख दो। तो यहां पर हो गया फर्स्ट 900, थर्ड की वैल्यू हो गई 400, फिफ्थ की वैल्यू है जाके 250 और लास्ट है हमारे पास 30। तो यहां कैलकुलेट करेंगे 9 4 13, 13 और 2 15, 1550 में 30 गया 20, हो गया 1520 क्या चीज करोड़। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि, हमसे पूछा कि राष्ट्रीय आय, तो यहां से निकालेंगे हम राष्ट्रीय आय। क्या चीज निकालेंगे? राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में बोला जाता है एनएनपीएफसी, और हमारे पास आ गया जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकालेंगे, तो जी से एन लाने के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, डी को एन में बदलने के लिए डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआई को प्लस कर दिया जाता है, और एमपी से एफसी लाने के लिए माइनस कर दिया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो कुछ भी है उठा के रख दो यहां पर, ठीक है। जीडीपी की वैल्यू हमने निकाला अभी 1520। डेप्रिसिएशन ढूंढिए कहां पर है, डेप्रिसिएशन हो गया कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसी को डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, ये हो गया डेप्रिसिएशन, कितना दे रखा है 20। एनएफआई फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, देखिए ये दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये दे रखा है माइनस का 40 आ गया, और लास्ट में माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हो गया 100, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1520 ईवी माइनस का माइनस का, तो ये हो गया 140 और 20 160, माइनस को तो 0, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 1360, हमारा आंसर 1360 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर ना? कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आपकी बात, लेकिन क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग विधियों से आंसर निकालना पड़ सकता है। 2 विधियों का प्रयोग करना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आय विधि और व्यय विधि। खासियत होती है दोनों का आंसर सेम आता है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए आय विधि की मदद कौन कौन सी है, व्यय विधि की, कि 2 अलग अलग विधियों से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ए आय विधि का हम प्रयोग करेंगे, इनकम मेथड। देखिएगा आय विधि में सबसे पहले एनडीपीएफसी निकल के आता है, जब सभी प्रकार की आयों को जोड़ेंगे उसके बाद हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो आय विधि में सबसे पहला आइटम हो गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक, पहला, ठीक है, और जिसकी वैल्यू दे रखा है कितना 800, प्लस दूसरा आइटम दे रखा है लाभ, ठीक है, लाभ, और लाभ की वैल्यू है जाके 500, प्लस लगान, लगान की वैल्यू है जाके 200, प्लस ब्याज 6th आइटम, और इसकी वैल्यू है जाके 150, प्लस स्वनियोजित की मिश्रित आय 9th नंबर का आइटम, और सर इसकी आय दे रखी है 630। तो 5 इनकम आ गया, बेसिकली 5 ही होते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो गया 80, 6 7 9 9 पर 14, 14 और 8 कितने होते हैं 14 और 8 होते हैं 22, ये हो गया 2280, ठीक है। अब हमसे यहां से निकालने के लिए क्या, राष्ट्रीय आय, यानी कि एनएनपीएफसी बोलते हैं राष्ट्रीय आय को।
ठीक है, राष्ट्रीय आय। तो यहां पर हमने निकाल लिया है एनडीपीएफसी। राष्ट्रीय निकालने के लिए उसमें विदेशी शुद्ध साधन आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देना है। तो ये तो हो गया हमारे पास 2280। और एनएफआई ढूंढिए कहां पर है, देखिए ये दे रखा है विदेशी शुद्ध साधन आय 20। तो इस 20 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2300। और आगे कितना क्या लगेगा, करोड़ है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2300 करोड़। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है व्यय विधि। ठीक है, व्यय विधि में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होके आता है, जीडीपी, जब सभी प्रकार के व्ययों को आपस में ऐड कर देंगे। अब कौन कौन से व्यय, देखिए सबसे पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय सेकंड नंबर पे, और इसकी वैल्यू दे रखा है 1200। प्लस दूसरा व्यय है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 5वें नंबर के, और इसकी वैल्यू है जाके 800। प्लस हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, शुद्ध निर्यात 10वें नंबर पे, और शुद्ध निर्यात की वैल्यू दे रखा है माइनस का 30। और एक आइटम होगा, 4 प्रकार के व्यय होते हैं, वो है शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण। ये हो गया हमारे पास कौन सा आइटम, 11वां आइटम, और ये दे रखा है 500। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा पॉइंट है, अगर ये शुद्ध है, कुल या सकल नाम के शुद्ध होता है, तो जीडीपी ना के यहाँ पर क्या निकल के आता है, एनडीपी आता है। मतलब हमें जीडीपी नहीं आएगा, हमें यहाँ पर एनडीपी मिलेगा। तो यहाँ अजय लिख देंगे एनडीपी, बस इतना का ध्यान रखिएगा। इसको ऐड कर देंगे 12 और 8 2000, 2500 यानी कि 2500, 2500 माइनस कर देंगे 30, तो यहाँ पर जाएगा 2470 करोड़। बट हमें चाहिए राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी, उसके लिए हमारे पास हो गया एनडीपीएमपी। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआईओ को प्लस कर दिया जाता है, और माइनस कर देंगे एमपी से एफसी लाने के लिए एनआईटी को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। एनडीपीएमपी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 2470। एनएफआईओ ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है 20, और एनआईटी ढूंढिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये दे रखा है 190, ये हो गया 190। जोड़ देंगे 0 7 2 9 4 2 2490 माइनस 190, तो ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस करेंगे 9 से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 2300 करोड़। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसा अगर सेम एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग मेथड से निकालना है तो आंसर हमेशा सेम आएगा। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चन, अलग अलग मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहां पर पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में S इक्वल टू -100 प्लस 0.6y होता है। बचत फलन दे रखा है, जहां पर S का मतलब बचत है, Y का मतलब राष्ट्रीय। देखिए इंग्लिश में दे रखा है कि S इक्वल टू -100 प्लस इज द सेविंग फंक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा गया है। तो सबसे पहले वो लिखिए जो दिया हुआ है, क्या दे रखा है, S इक्वल टू -100 प्लस 0.6y, और हमारे पास I गिवन है, दिस वन इज 1100। ठीक है, हमसे पूछा गया संतुलन आय स्तर, संतुलन आय स्तर पूछा गया है। तो सबसे पहला निकालेंगे संतुलन आय स्तर पर हमेशा S इक्वल टू I होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, I बराबर होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे -100 प्लस 0.6y, और इधर को यहां रखेंगे 1100। कैलकुलेट करते हैं 0.6y 1100 और कितना हो जाएगा 1200, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1200, और 0.6 इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाया, सी पर बढ़ाया, तो ये हो गया 6 दूनी 1200, कितना आ गया 2000। इसका मतलब होता है संतुलन आय कितना हो गया, संतुलन आय बराबर हो जाएगा 2000। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा वाले पूछा गया है संतुलन आय पर क्या निकालना है, उपभोग व्यय। हमें निकालना है उपभोग व्यय। तो उपभोग व्यय बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत,
आय माइनस क्या होता है, बचत। ठीक है, तो ये हो गया। तो ध्यान में ये रखना है कि बचत और ये दोनों बराबर है। आय कितना दे रखा है, 2000, और बचत हमारे पास हो गया 1100, क्योंकि दोनों एक जैसे इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो हमारा उपभोग व्यय कितना हो गया, 900। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि अभी इक्वल बताया कि बचत मतलब एस इक्वल टू आई होता है, तो ऐसे में यहाँ पर बचत 1100 होगा, तो हमारा उपभोग व्यय कितना हो गया, 900। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया ना। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है और ऐसे सॉल्व करना है, 3 नंबर में 4 नंबर में आ जाता है। ओके, ये भी देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% ऑफ द राइज इन इनकम सेव्ड, कि जब भी इनकम बढ़ता है उसका 20% सेव कर लिया जाता है। तो बढ़े हुए इनकम का सेव अगर 20% हो रहा है, इसका मतलब होता है ये क्या चीज है, ये एमपीएस है। क्या दे रखा है, एमपीएस। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो एमपीएस है 20%, 20% कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 0.2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ना सपोज इन द सेम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट राइजेस बाय 200 करोड़। कह रहे सेम इकोनॉमी में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कितना, रुपीज 200 करोड़ बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है डेल्टा आई। तो हमसे कहा गया है कि बताओ चेंज इन इनकम कितना होगा, और साथ ही साथ चेंज इन कंजप्शन कितना होगा। डेल्टा आई और डेल्टा वाई का अगर यूज देखेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है जिसका यूज होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, गुणक का फॉर्मूला, मतलब के चाहिए तो सबसे पहले के निकालो, और जब हमारे पास एमपीएस होता है तो के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। ठीक है, तो ये हो गया 1/0.2, पॉइंट हटाया ऊपर एक, 10 जीरो बढ़ाएंगे 2, तो ये कितना हो गया 5। गुणक का मान 5 हो गया, तो गुणक का दूसरा फॉर्मूला गुणक बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, गुणक की वैल्यू कितना है, 5, तो ये हो गया 5। डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा ये हमारे पास दे रखा है 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसके, तो डेल्टा वाई बराबर कितना हो गया 1000 करोड़। तो ये हो गया पहला आंसर, ये पूछा गया। और डेल्टा वाई अगर 1000 है, ठीक है, तो हमसे डेल्टा सी पूछा गया है, तो डेल्टा सी निकालेंगे, उसके लिए चाहिए एमपीसी। सो यार एमपीसी दूसरा निकालेंगे, एमपीसी इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.2 इक्वल टू कितना हो गया 0.8। तो ऐसे में हमसे पूछा गया है डेल्टा सी कितना होगा, तो एमपीसी का फॉर्मूला लगा दो, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। एमपीसी निकाल लिया हमने 0.8, डेल्टा सी निकालना है, और डेल्टा वाई हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1000। यहाँ पर डेल्टा सी इक्वल टू हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ हो जाएगा 800। ठीक है, करोड़ आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे आंसर होते हैं, सिंपल सॉल्यूशन होता है। बस आपके लिए जरूरत है कि आप फॉर्मूला याद करके रखिए, जिस तरह से एक से दूसरा दूसरा कैलकुलेटर आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। क्या दे रखा है कि हमारे पास एक इकोनॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हमसे कहा गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि वाई निकालो, सेविंग निकालो, यानी कि एस, वाई और एस दोनों निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कंजप्शन फंक्शन, ये वाला, दैट इज सी इक्वल टू 200 प्लस 0.9 वाई। वाई के साथ जो पॉइंट होता है ये हमारा एमपीसी है, ध्यान में रखना। और हमारे पास आई दे रखा है कितना, 3000। हमसे पूछा गया नंबर 1 वाई निकालो, संतुलन आय निकालने के लिए कहा गया है, संतुलन आय। तो आय मतलब y इक्वल टू होता है c प्लस आई, तो y इक्वल टू हो गया c की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस 0.9y, और i दे रखा हमारे पास 3000। कैलकुलेट करेंगे, y को उठा के इधर लेके आएंगे, y माइनस 0.9y इक्वल टू 3200, तो यहाँ जाएगा 0.1y इक्वल टू 3200, और y इक्वल टू हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 0.1y, 1 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो आंसर आ गया हमारे पास ₹32,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संतुलन आय। अब पूछा गया इसमें बचत
बचत कितना होगा, ठीक है, बचत कितना होगा, तो व्यय करने के बाद जो बचेगा वही बचत होगा। तो बचत निकाल सबसे पहला काम तो हमारे पास सी गिवन है, तो वाई में से सी का माइनस कर दो, तो सबसे पहला हो गया बचत। संतुलन आय दे रखा है, तो संतुलन स्तर पर हमेशा क्या होता है, बचत बराबर होता है निवेश, और यहां पर हमारे पास निवेश दे रखा है 3000, तो बचत भी हो जाएगा 3000। ठीक है, आगे आंसर क्लियर ना। चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, तो नहीं आता तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में डाउट है। अब क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से टेबल फिल करने के लिए आ जाता है। क्या कहा गया है, आय का स्तर दिया हुआ है, उपभोग व्यय, ठीक है, और हमसे सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया हुआ है। उपभोग व्यय दिया हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी निकालना है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएसपी निकालना है। ठीक है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसके ऊपर तो हो कुछ नहीं रहा है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। क्या कर देंगे, डैश। अब यहां पर उपभोग बढ़ के कितना हो गया 90, और आय बढ़ के कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 100, दैट मीन 0.9। तो यहां पर आ जाएगा पहला वाला 0.9। फिर ये 190 से बढ़ के 275 हो गया, 275 माइनस 190, 5 17 में से 9 हो गया 8, 85, तो हो जाएगा 85 अपॉन, और इधर कितना बड़ा है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 100, दैट इज 0.85, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.85। फिर 355 में से 275 को माइनस कर देंगे 0.8, तो 80 माइनस इधर कितना हो गया 100, तो यहां पर हो जाएगा 0.8। अगर एक बार एमपीसी आ गया तो एमपीएस निकालना और आसान है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो 1 से माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 0.1, यहाँ आ जाएगा 0.15, और यहाँ आ जाएगा 0.2। आंसर कंप्लीट। देखिए, कोई समस्या है, कोई डाउट है बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। छत्तीसगढ़ बोर्ड में, मध्य प्रदेश बोर्ड में तो न्यूमेरिकल भरभरा के आते हैं। ठीक है, आपको उसी तरह से तैयार रहना है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक अर्थव्यवस्था में सी दिया हुआ है 300 प्लस 0.5y, और वहीं पर हमारे पास आई भी गिवन है, कितना है 600। हमसे पूछे सेम सिंपल क्वेश्चन है, आय का संतुलन स्तर निकालेंगे। सबसे पहले आय का संतुलन स्तर, तो ऐसे में हमेशा y इक्वल टू होता है c प्लस आई, वैल्यू रख देंगे, तो y बराबर 300 0.5y प्लस 600, तो यहाँ जाएगा y माइनस 0.5y इक्वल टू कितना होगा 900, तो 0.5y इक्वल टू हो जाएगा 900, तो y इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 0.5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो हो गया 5 एकम 5, 5 8 40, कितना आ गया 1800, दैट इज इनकम 18, इकोनॉमी कितना हो गया 1800। ठीक है, अब क्या दे रखा है, आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय कितना होगा, उपभोग व्यय निकालना है। तो दूसरा निकालना है उपभोग व्यय, तो उपभोग व्यय निकालेंगे, तो उपभोग व्यय का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है 300 प्लस 0.5y, y की वैल्यू निकाल लिया है, तो c बराबर हो जाएगा 300 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1800, 300 प्लस 18 पंजे 90, 900, तो यहाँ हो जाएगा 1200। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में तो गारंटेड है 3 या 4 नंबर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन अब बजट से रिलेटेड। अब बजट में हमसे पूछा गया है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, राजस्व घाटे में और केवल राजस्व मद है, राजकोषीय घाटे में सारे, और प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो अगर फॉर्मूला पता है
हमसे पहला पूछा गया है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, तो इसका फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये फॉर्मूला है। तो राजस्व व्यय कितना दे रखा है यहाँ पर? राजस्व व्यय दे रखा है हमारे पास 100 और राजस्व भुगतान कहाँ दे रखा है? देखिए राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों में हमारे पास दे रखा है ये राजस्व प्राप्तियां कितना 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। अमाउंट किसमें दे रखा है? अरब में, तो रुपए 20 अरब। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा गया है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। उधार को छोड़कर, जो बोरोइंग होती है उधारी को छोड़ दिया जाता है। तो राजस्व घाटा हमने निकाला 20, पूंजीगत व्यय देखिए कहां पर दे रखा है? पूंजीगत व्यय दे रखा है 110 और उधार छोड़ के पूंजीगत प्राप्तियां दे रखा है 95। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 130 माइनस 95, तो ये हो गया 5, 92 में से 9 हो गया 3, तो ये हो गया 35 अरब। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट है सी, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, इसका फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और राजकोषीय घाटा हमने निकाला हमने 35 और ब्याज भुगतान देखो दे रखा है 10। तो यहाँ पर आंसर हो गया रुपए 25 अरब। ये आंसर हो गया। ठीक है, तीनों आंसर आ गए इस तरह से। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये। फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ये भी सेम, हमसे 3 आइटम पूछा गया है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट। तो सबसे पहला हमें निकालना है रेवेन्यू डिफिसिट, और जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है ये राजस्व व्यय 80 और रेवेन्यू रिसिप्ट में कर और गैर कर इन दोनों का मिला के, तो दोनों को मिला के दो 47 प्लस 10। ठीक है, तो कितना आ गया ये 80 माइनस 57, तो ये हो गया 3, 7 में से 5 गया 2, रुपीज 23 अरब। पहला आ गया। दूसरा यहां निकालना है बी, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट हमने निकाल लिया 23, क्लियर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास देखिए यहाँ पर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ नहीं है लेकिन उधार गिवन है, जो उधारी होता है दैट इज यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, उधारी। सो द आंसर इज 32, ये दे रखा है। ठीक है, आंसर ये करने की जरूरत नहीं है। अब सी पॉइंट दे रखा है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट और फिस्कल डिफिसिट 32 है, इंटरेस्ट हमारे पास देखा है 20, सो यार इज
₹12 अरब, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में, जो भी आ जाता है आप इसमें, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरह क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हिस्ट्री अर्थशास्त्र के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी भी बात करेंगे। बने रहना है मेरे साथ, उसको भी जल्दी निपटा के उसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देंगे। फिर हम बात करेंगे बाकी एमसीक्यूज हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, इन सबको भी बीच बीच में मैं लाता रहूंगा। तो थैंक यू, बाय। आपके प्यार और आपके सहयोग की जरूरत है, बने रहिएगा मेरे साथ।